बहुत समय पहले उत्तर के पहाड़ों के किनारे बसे एक छोटे से राज्य सौरगढ़ में राजा सूर्यकेतु की रानी को संतान की बड़ी प्रतीक्षा थी। कई वर्षों की तपस्या और व्रतों के बाद एक शुभ पूर्णिमा की रात रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। परंतु जैसे ही दाई ने बच्ची को उठाकर देखा, उसका चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि उस नवजात कन्या की आंखें थीं ही नहीं। उसकी पलकों के नीचे केवल मुलायम त्वचा थी। राजमहल में मातम सा छा गया। राजा सूर्यकेतु ने एक बार उसकी ओर देखा और मुंह मोड़ लिया, किंतु रानी उस बच्ची को अपने कलेजे से लगाकर रोती रही। राजवैद्य, तांत्रिक और साधु संतों को बुलाया गया। अंततः एक वृद्ध तपस्वी आर्षि अत्रि ने बच्ची को गोद में लेकर आंखें मूंद लीं। कुछ क्षणों बाद उन्होंने कहा, यह बालिका अंधी अवश्य है, परंतु यह संसार की उस आंख से देखेगी जो भीतर है। यह देखने वाली नहीं, दर्शनेत्रा है। राजा ने पूछा, क्या यह कोई श्राप है? ऋषि मुस्कुराए, नहीं राजन, यह वरदान है, पर लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। ऋषि ने बच्ची का नाम रखा विशाला, जिसका अर्थ था जिसकी दृष्टि विशाल हो, भले आंखें न हों। समय बीतता गया। राजकुमारी विशाला बड़ी होने लगी। उसकी आंखें नहीं थीं, पर वह आवाजों से चेहरों को पहचान लेती थी, ध्वनि से रंगों की कल्पना करती थी और हवा की सरसराहट से किसी के आने का आभास पा लेती थी। राजमहल के लोग उसे अंधी राजकुमारी कहकर बुलाते थे, परंतु दासियां चुपचाप उसकी सलाह लेतीं, क्योंकि उन्होंने कई बार देखा था कि जो भी वह कहती वही होता। एक दिन जब वह केवल 16 वर्ष की थी, उसने अपनी मां से कहा, मां, पूर्व दिशा से एक नया राजा आएगा। मेरी किस्मत का फैसला उसी के हाथों होगा। ठीक 3 दिन बाद सौरगढ़ के दरबार में एक तेजस्वी राजकुमार आया, राजा अनंतवर्धन। वह युद्ध कला में निपुण, न्यायप्रिय, परंतु यथार्थवादी था। वह विवाह के लिए उपयुक्त राजकुमारी की खोज में था, परंतु जब उसने विशाला के विषय में सुना तो हंस पड़ा। एक अंधी कन्या से विवाह? वह बोला, राज्य की रानी को सब कुछ देखना चाहिए, न कि आंखें मूंद कर बैठना। लेकिन जब रानी विशाला को दरबार में लाया गया, उसने राजा की ओर देखकर बिना आंखों के कहा, आपका दायां हाथ तलवार की मूठ पर है और आपकी आंखें शक से भरी हैं, पर मैं देख सकती हूं कि आपके दिल में करुणा है जिसे आप छिपा रहे हैं। राजा स्तब्ध रह गया। उसी रात राजा को एक स्वप्न आया। एक उजाला चेहरा, बिना आंखों वाला, उसे विनाश से बचा रहा था। सुबह उठते ही उसने विवाह का प्रस्ताव भेजा। विशाला अब सौरगढ़ की रानी बन चुकी थी, लेकिन दरबार और प्रजा इस निर्णय से असंतुष्ट थे। लोग कहते, एक अंधी रानी राजकाज कैसे चलाएगी? दूसरे कहते, जरूर इसने कोई माया की है, राजा को वश में कर लिया। पर रानी शांत थी। उसने केवल इतना कहा, समय ही सबका उत्तर देगा। रानी विशाला ने महल में कदम रखते ही सबसे पहला आदेश दिया, राजमहल के पूर्वी कक्ष को खाली करवाओ। कोई नहीं समझा कि क्यों। मंत्री और महलवासी चकित रह गए। जब कारण पूछा गया तो रानी ने उत्तर दिया, पूर्व दिशा से संकट की हवा आती है। वहां कुछ छिपा है जो आने वाले तूफान का संकेत है। राजा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, पर उसकी आज्ञा से कमरा खाली करवा दिया गया। वहां एक पुरानी दीवार में दरार निकली, जिसके पीछे छुपा था एक गुप्त सुरंग, जिसे सालों पहले एक गद्दार ने खोदा था। यह देखकर राजा चौंक गया। यह तो महल पर हमला करने का रास्ता बन सकता था। विशाला ने तब कहा, यह केवल शुरुआत है। दक्षिणी सीमा से एक सेनापति विद्रोह करेगा। उसकी पगडंडियां धूल से ढंकी हैं, पर मन लालच से। कुछ ही दिनों बाद यह भविष्यवाणी भी सच निकली। राज्य का एक सेनापति, जो वर्षों से राजा के अधीन था, अचानक पड़ोसी राज्य से मिल गया और सौरगढ़ की दक्षिणी सीमा पर हमला कर बैठा। लेकिन रानी ने पहले ही किले के दक्षिण द्वार पर सैनिक तैनात करवाए थे। युद्ध टला नहीं, पर तैयारी पूरी थी। राजा की सेना ने विद्रोह को कुचल दिया। सौरगढ़ सुरक्षित रहा। राजा अनंतवर्धन अब केवल रानी से सलाह लिए बिना कोई निर्णय नहीं लेता था। लेकिन इस बढ़ती हुई शक्ति को देखकर महामंत्री कल्हण की आंखों में पहली बार जलन की चिंगारी जली। महामंत्री कल्हण, जो वर्षों से राजकाज का मुख्य संचालन करता आया था, रानी विशाला की बढ़ती प्रतिष्ठा से व्याकुल हो उठा था। वह एक कुशल राजनेता था, परंतु रानी की अदृश्य दृष्टि ने उसकी साजिशों की जड़ें हिला दी थीं। एक दिन रात्रि सभा के बाद कल्हण ने अकेले में राजा से कहा, महाराज, एक अंधी रानी के हाथ में राज्य की बागडोर देना ठीक नहीं।
जनता फुसफुसा रही है, कहीं यह रानी जादू टोना न करती हो। राजा ने कड़ी नजर से कल्हण को देखा, पर मौन रहा। कल्हण जानता था कि सीधे आक्रमण से वह विशाला को नहीं हटा सकता, इसलिए उसने षड्यंत्र का एक गहरा जाल बुना। उसने राजमहल की एक प्रमुख दासी को अपने पक्ष में कर लिया और एक रात उस दासी के माध्यम से रानी की कक्ष में एक विषैली धूप बत्ती जलवा दी। उस धुएं का असर सीधा मस्तिष्क पर होता, जिससे किसी को पागल साबित किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही धूप बत्ती की गंध रानी तक पहुंची, वह ठहर गई। उसने अपने कक्ष में बैठे राजकवि को धीमे स्वर में कहा, राजकवि, यह गंध साधारण नहीं, इसे वही व्यक्ति लाया है जो अब तक सबसे विश्वस्त माना जाता रहा है। अगली सुबह रानी ने सभा में सबको बुलाया और वही धूप बत्ती सुलगवा दी। एक दास ने बेहोशी में कह दिया, इसे महामंत्री कल्हण ने मंगवाया था। राजा सन्न रह गया, पर रानी ने सिर झुकाकर कहा, राजा किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता, लेकिन रानी वह होती है जो अंधी होकर भी सच को पहचान ले। राजा ने कल्हण को कारावास में डलवा दिया, लेकिन विद्वान और चालाक शत्रु इतनी आसानी से हार नहीं मानते। कल्हण के मन में अब बदला पलने लगा। महामंत्री कल्हण तो बंदी गृह में डाल दिया गया, लेकिन उसकी विद्वता और दुष्टता की जड़ें इतनी गहरी थीं कि उसके भेजे जासूस अभी भी दरबार में सक्रिय थे। जेल से भी वह साजिशें रचता रहा और एक दिन राजा अनंतवर्धन अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने कहा, राजा को कोई दुर्लभ विष दिया गया है और यह धीरे धीरे उनके प्राण हर लेगा। सारे दरबार में अफरा तफरी मच गई। राजा बिस्तर पर लेटा था, आंखें बोझिल, शरीर दुर्बल, और उसका हर निर्णय अब रानी विशाला पर निर्भर हो गया था। प्रजा की दृष्टि में रानी अब पूर्ण रूप से राज्य की शासक बन चुकी थी, परंतु उसी समय महामंत्री की ओर से एक भयानक अफवाह फैलनी शुरू हुई। राजा की बीमारी का कारण रानी स्वयं है। उसने राज्य हड़पने के लिए जादू किया है। कुछ धर्मगुरुओं को रिश्वत देकर कल्हण ने घोषणा करवाई कि यदि रानी निर्दोष है तो वह अग्नि परीक्षा दे। रानी मुस्कुराई, मेरे पास आंखें नहीं, पर अंतरात्मा स्पष्ट है। अग्नि में चलने से डर नहीं। महल के प्रांगण में लकड़ियां सजाई गईं। हजारों की भीड़ थी, बीच में तपती अग्नि की लकीर, और रानी को नंगे पांव उस पर चलना था। वह सफेद सूती साड़ी में आई। उसका चेहरा शांत था, आंखें नहीं थीं, फिर भी ऐसा लगा मानो वह लोगों की आत्मा में झांक रही हो। जैसे ही वह अग्नि की लकीर पर चली, भीड़ सांस रोककर देखती रही। रानी बिना डरे सीधे और संतुलित कदमों से अग्नि पर चलती गई, और जैसे ही आखिरी लकड़ी पार हुई, आग बुझ गई। रानी एक भी खरोंच के बिना बाहर निकली। आकाश से जैसे बादल फटे और हल्की वर्षा शुरू हो गई। लोग चिल्ला उठे, ये देवी है, ये सच्ची रानी है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बिस्तर से धीरे धीरे उठने लगा। उसकी उंगलियां कांपी, पर उसने रानी का हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारे स्पर्श में कोई चमत्कार है विशाला, मेरा शरीर अब हल्का लग रहा है। राजा धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि कल्हण ने अंतिम वार के लिए अब एक नकली अंधी लड़की तैयार कर ली थी, जो दावा करने वाली थी, मैं ही असली रानी विशाला हूं। राजा की तबीयत में सुधार आ रहा था, लेकिन राज्य में शांति से पहले एक और तूफान उठने वाला था। एक दिन महल के द्वार पर एक स्त्री लाई गई, बिल्कुल वैसी ही आवाज, वही चेहरा, वही उम्र और आंखें बंद। उसने स्वयं को रानी विशाला बताया। दरबार में हड़कंप मच गया। उसने कहा, जिसे तुमने रानी माना वह धोखेबाज है। असली रानी तो मैं हूं। मुझे वर्षों पहले अगवा कर लिया गया था। मेरी जगह किसी और को बैठा दिया गया है। राजा स्तब्ध रह गया। महामंत्री कल्हण, जो जेल में था, इसी घटना की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके भेजे पंडितों और कथित साक्षियों ने नकली रानी की बात का समर्थन किया। राजा ने न्याय के लिए सभा बुलाई। अब सामने दो रानियां थीं, एक जिसने साजिशें खोली, युद्ध टाले और अग्नि परीक्षा दी, दूसरी जो दावा कर रही थी कि वो ही असली है। राजा ने दोनों को एक प्रश्न पूछा, मेरी दाईं हथेली में कौन सा निशान है? पहली रानी मुस्कुराई, मुझे नहीं दिखता महाराज, पर आपकी आत्मा की परछाई सदा आपकी हथेली में है। वहां एक पुराने युद्ध का घाव है, जो बारिश के मौसम में दुखता है। मैं देख नहीं सकती, लेकिन हर वर्ष सावन में जब आप करवटें बदलते हैं, मैं पहचान लेती हूं। दूसरी स्त्री चुप रह गई। फिर वह बोली, यह तो कोई भी जान सकता है। राजा ने कहा, जानना और महसूस करना अलग बात है।
फिर राजा ने उन्हें वीणा दी और कहा, इस पर मेरा प्रिय राग छेड़ो। पहली रानी ने वीणा उठाई, कुछ पल रुककर तार छेड़े, और जो धुन निकली वह इतनी करुण, इतनी कोमल थी कि पूरा सभा भवन मौन हो गया। वह थी राग मल्हार, जिसमें सावन की बूंदें झड़ती थीं, और रानी ने उसे बिना आंखों के पर दिल से बजाया था। दूसरी स्त्री कांप गई, वह वीणा नहीं बजा पाई, और दरबार में सब समझ गए वह कलहण की चाल थी। राजा ने रोते हुए कहा, तुम मेरी आंखें नहीं देख सकती विशाला, लेकिन तुमने मुझे देखना सिखाया है। महामंत्री कलहण को अब अंतिम सजा दी जानी थी, पर रानी विशाला ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे अंधेरा चाहिए था उसे उजाले में सजा दो, उसे कारावास में नहीं जीवन भर दरबार के बाहर बिठाओ। हर दिन उसे मेरे नाम की जय सुनाई दे, यही उसकी सजा होगी। राज्य में अब शांति लौट आई थी। रानी विशाला की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे नेत्रहीन नहीं, अंतर्यामी रानी कहने लगे थे। एक दिन राजा अनंतवर्धन ने रानी से पूछा, विशाला, क्या मुझे यह जानने का अधिकार नहीं कि तुम्हारी आंखें क्यों नहीं हैं? रानी चुप रही, फिर बोली, जिस दिन मैं यह राज बताऊंगी उस दिन मेरी आंखें लौट सकती हैं, पर साथ ही कुछ ऐसा भी लौटेगा जिसे मैं खो चुकी हूं। राजा ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे अतीत को जानना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे वर्तमान को और गहराई से प्रेम कर सकूं। रानी ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मेरा जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। मेरा नाम विशाला नहीं, यामिनी था। मैं बचपन से ही असाधारण बातें देख सकती थी, ऐसे दृश्य जो औरों को नहीं दिखते थे। भविष्य के झलक, दूसरों के मन की पीड़ा, और कुछ अधूरी इच्छाएं जो हवा में तैरती रहती थीं। गांव के लोग डरने लगे। एक दिन एक धूर्त तांत्रिक ने मुझे देवी मानकर मेरी आंखें मांगी। इन आंखों में देवता का वास है, उसने कहा, और जब तक ये आंखें देखती हैं उसका श्राप गांव पर बना रहेगा। मेरे माता पिता डर गए, और एक रात उन्होंने मेरी आंखें स्वयं निकाल दी। देवता के भय में मैं चिल्लाई नहीं, रोई नहीं, मैंने बस देखना बंद कर दिया। रानी की आवाज कांप रही थी, पर चेहरा शांत था। उसी रात एक बूढ़ी साध्वी ने मेरी आंखों की जगह अपनी अंगुलियों से माथे पर स्पर्श किया। तू अब दुनिया को भीतर से देखेगी, यामिनी। उसने मेरा नाम बदला, और मैं बन गई विशाला, जिसका अर्थ था जिसकी दृष्टि व्यापक हो, आंखों से नहीं, आत्मा से। राजा की आंखें भर आईं। क्या वो साध्वी अब भी जीवित है? रानी ने सिर हिलाया। वह अब जंगल में नहीं, पर हर बार जब मैं अग्नि पर चलती हूं या वीणा बजाती हूं, उसकी उंगलियां मुझे फिर छू जाती हैं। राजा ने रानी का माथा चूमा और कहा, तुम्हारी आंखें नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय की रोशनी से यह राज्य जलता है। तभी एक चमत्कार हुआ। रानी की आंखों की जगह से एक हल्का सुनहरा प्रकाश निकला, जैसे दो कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हों। दरबार में सभी लोग घुटनों पर बैठ गए। राजवैद्य ने कहा, महाराज, यह दृष्टि नहीं, दिव्य दृष्टि है। रानी विशाला की आंखें नहीं लौटी, पर वह सब कुछ देखने लगी जो भविष्य में आने वाला था। रानी विशाला अब देख सकती थी, पर यह देखना आम आंखों से नहीं था। वह समय के पर्दे के पार देखती थी, बीते हुए कल की छाया और आने वाले कल की हलचल, दोनों को। एक शाम जब पूरा महल गोधूली की रोशनी में स्नान कर रहा था, रानी विशाला ध्यानमग्न थी। अचानक उनके शरीर में कंपन हुआ और उनके होंठों से फुसफुसाहट निकली। 3 दिन बाद महल की पूर्व दिशा से धुआं उठेगा। काले घोड़ों पर सवार पुरुष आएंगे और राज्य की नींव हिल जाएगी। राजा अनंतवर्धन ने तुरंत सभा बुलाई। सैनिकों को पूर्व द्वार की निगरानी पर लगाया गया। मुख्य मार्ग पर गुप्तचरों को तैनात किया गया। पर रानी ने कुछ और भी कहा था, जो खतरा बाहर से आता है वह स्पष्ट होता है, पर जो भीतर से उठता है वह अधिक विनाशकारी होता है। सावधान रहिए, आपके अपने ही दरबार में एक सांप पल रहा है। राजा ने महामंत्रिमंडल को बुलाया। सबको शक की निगाहों से देखा जाने लगा, किंतु रानी शांत रही। तीसरे दिन का सूरज अभी उगा ही था कि महल के पूर्वी द्वार से सचमुच धुआं उठने लगा। सैनिक दौड़े। काले घोड़ों पर 3 अजनबी पकड़े गए। वे राज्य के पुराने दुश्मन थे, जो व्यापारी बनकर महल में घुसने की योजना बना रहे थे। राजा ने गर्व से रानी की ओर देखा। तुमने हमारा राज्य बचा लिया विशाला। पर रानी की आंखें अभी भी शांत नहीं थीं।
उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जो भीतर का सांप है वो अब कुंडली मारकर बैठ गया है और वह उस जगह से उठेगा जहां तुम लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे। राजा चौंक गया। क्या तुम जानती हो वो कौन है? रानी बोली। हाँ, लेकिन समय आने पर ही उसका नाम लिया जाएगा। अगर अभी उसे उजागर किया गया तो वह जहर के बदले आग बन जाएगा। और फिर रानी विशाला ने उस दिन से एक विशेष प्रथा शुरू की, मौन दरबार, जहां हर मंत्री बिना बोले एक पन्ना लिखकर देता था कि उसने पिछले सप्ताह क्या किया, क्या देखा, क्या सोचा। उसी मौन में रानी विशाला ने धीरे धीरे उस सांप की पहचान करनी शुरू की। रानी विशाला की दिव्य दृष्टि ने धीरे धीरे उस सांप की परतें खोलनी शुरू कर दी। उस सांप का नाम किसी और का नहीं बल्कि महल का सबसे भरोसेमंद और चतुर मंत्री भृगु था। भृगु, जो अपने वफादारी के दावे से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था, असल में राज्य के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। उसके पास राज्य के कई राज और कमजोरियां थीं जिन्हें वह दुश्मनों को बेच रहा था। रानी ने भृगु की चाल को समझने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने दरबार के बाहर मौन दरबार का उपयोग करते हुए मंत्रियों से गोपनीय रिपोर्ट इकट्ठी करनी शुरू कर दी। भृगु ने खुद को मास्टर प्लानर समझा, पर रानी विशाला उससे एक कदम आगे थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, भृगु को अब सामने लाना होगा, पर बिना बहुत शोर किए। राजा ने आदेश दिया कि भृगु को शाही सभा में बुलाया जाए। जब भृगु सभा में पहुंचा तो रानी ने बड़े संयम से पूछा, मंत्री भृगु, क्या तुम्हें पता है कि हमारे राज्य की दीवारें सुनती और देखती हैं? भृगु ने गर्व से कहा, महारानी, आपकी दीवारें तो केवल आपके प्रति वफादार हैं। रानी ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, फिर यह बताओ, पिछले हफ्ते पूर्वी द्वार के आसपास कौन कौन आया था? बिना आवाज के? भृगु के चेहरे पर रंग उतर गया। सब मंत्रियों की निगाहें भृगु पर टिकी थीं। रानी ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारे गुप्त मेलाचारों की खबर हमें मिल गई है। तुम हमारे दुश्मनों के साथ गुप्त समझौते कर रहे हो। भृगु ने तुरंत बचाव किया, महारानी, ये सब आरोप निराधार हैं। मैं केवल राज्य की सेवा करता हूं। रानी ने सख्त स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो यह पुष्टि करो कि तुम्हारे पास अपने संपर्कों के सबूत नहीं हैं। मंत्रियों ने भृगु की जांच की और उसकी झूठी बातों का पर्दाफाश हो गया। राजा ने उसे कारागार भेजने का आदेश दिया। भृगु ने आंखें घुमाई, पर अब कोई उसकी चालाकी में नहीं आया। राजा ने रानी विशाला से कहा, तुमने न केवल बाहरी दुश्मनों को बल्कि भीतर के सांप को भी पकड़ लिया। रानी ने उत्तर दिया, राजा, यह तो बस शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। भृगु को कारागार भेजे जाने के बाद महल में एक अजीब सी सन्नाटे छा गया था। मंत्रियों के मन में डर था, लेकिन वे रानी विशाला के अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। पर रानी जानती थी, यह बस पहला जंग था। राज्य की रक्षा करना आसान नहीं था जब भीतर ऐसे कई सांप छुपे हों। एक दिन रानी को सूचना मिली कि महल के एक वरिष्ठ अधिकारी चंद्रसेन असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है। पर चंद्रसेन का बहुत बड़ा नेटवर्क था और वह रानी के प्रति खुलकर विरोध कर रहा था। रानी ने फिर से मौन दरबार की प्रथा को मजबूत किया। हर मंत्री को अब अपनी सारी गतिविधियों का हिसाब देना अनिवार्य था। चंद्रसेन के खिलाफ सबूत इकट्ठे होते गए। राजा अनंतवर्धन ने रानी से कहा, विशाला, तुम्हारा दृष्टिकोण और नियम महल में बदलाव ला रहे हैं, पर कुछ मंत्री असहमत हैं। वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। रानी मुस्कुराई, राजा, जो लोग सच से डरते हैं उनके लिए अंधेरा सुरक्षित रहता है। एक दिन रानी ने चंद्रसेन को सीधे आमने सामने बुलाया। वहां चंद्रसेन ने रानी को चुनौती दी, तुम्हारी आंखें नहीं हैं, पर तुम्हारा आत्मविश्वास बड़ा है। पर क्या तुम्हारे बिना आंखों के तुम्हें पता है कि किसे विश्वास करना है? रानी ने निडर होकर कहा, चंद्रसेन, विश्वास दिल से आता है, आंखों से नहीं, और मैं हर चाल को समझती हूं, तुम्हारा भी। महल में सब कुछ अब रानी की निगरानी में था, पर वह जानती थी कि असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, विश्वास की लड़ाई। रानी विशाला ने महसूस किया कि सिर्फ साफ साफ सच्चाई पकड़ने से ही काम नहीं चलेगा। राज्य के भीतर छुपे दुश्मन इतने चालाक थे कि सीधे टक्कर में नहीं पकड़े जा सकते थे। इसीलिए रानी ने नई योजना बनाई, गुप्त जासूसों का एक नेटवर्क। रानी ने अपने विश्वास पात्र दाई मां की मदद से एक समूह बनाया जो रात दिन महल के हर कोने में नजर रखता। इस समूह का काम था छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान देना, जैसे कि किसी का असामयिक मिलना जुलना, राजद्रोह की भनक और खुफिया खबरें। एक रात दाई मां ने रानी को बताया कि चंद्रसेन का एक गुप्त सहयोगी
महल के भीतरी तहखाने में छुपा हुआ है। रानी ने तुरंत कार्रवाई की और उस सहयोगी को पकड़ लिया। पर पकड़ने के बाद भी रानी को एहसास हुआ कि खतरा बढ़ता जा रहा है। उनके खिलाफ षड्यंत्र महज भृगु और चंद्रसेन तक सीमित नहीं थे। उनके आसपास कई ऐसे लोग थे जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए महल को अस्थिर करना चाहते थे। रानी ने राजा से कहा, हमें अपने लोगों का भी दिल जीतना होगा, तभी ये षड्यंत्र खत्म हो सकेंगे। असली ताकत केवल तलवार में नहीं बल्कि लोगों के विश्वास में होती है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से मैं आश्वस्त हूं विशाला। हम साथ मिलकर इस राज्य को सुरक्षित रखेंगे। रानी ने ठाना कि वह अपने राज्य की हर एक जनता से मिलने जाएंगी, उनके दुख सुख जानेंगी और उनके दिलों में अपने लिए जगह बनाएंगी। रानी विशाला ने राजा के साथ मिलकर राज्य के गांव गांव का दौरा शुरू किया। जहां भी वे जाती, लोग उनकी आंखों की कमी के बावजूद उनके साहस और दयालुता की मिसाल देते। उनकी बातों में एक अलग ही शक्ति थी जो सीधे लोगों के दिल को छू जाती थी। रानी ने सुना कि कई गांवों में पानी की किल्लत है, तो उन्होंने नई कुएं और जलस्रोत बनाए जाने के आदेश दिए। उन्होंने स्कूल खोले जहां हर बच्चे को पढ़ाई का मौका मिला। महिलाओं के लिए भी कार्यशालाएं शुरू की जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। लोगों का मन रानी की ओर झुकने लगा। वे अब केवल एक अंधी रानी नहीं बल्कि एक सच्ची नेता और माता समान बन चुकी थी। पर इस बीच महल में फिर से फुसफुसाहटें होने लगीं। कुछ लोग जो बदलाव से खुश नहीं थे, वे रानी को कमजोर दिखाने की साजिश कर रहे थे। रानी को फिर से अपनी सूझबूझ से इन साजिशों को नाकाम करना था। एक दिन गांव के एक बच्चे ने रानी को बताया कि महल के आसपास कुछ संदिग्ध लोग इकट्ठा हो रहे हैं। रानी ने तुरंत अपने जासूसों को भेजा और उस घटना की तह तक पहुंच गई। राजा ने रानी की हिम्मत और लगन की तारीफ की। तुमने दिखा दिया कि आंखें न होने पर भी कैसे राज चलाया जाता है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, असली शक्ति आंखों में नहीं दिल में होती है और मेरे दिल में आपके और इस राज्य के लोगों के लिए अपार प्यार है। समय के साथ रानी विशाला का राज्य में प्रभाव और बढ़ता गया। उनके न्याय और दयालुता के कारण लोग आपस में भाईचारे से रहने लगे। राज्य के सारे मंत्री और अधिकारी अब पूरी ईमानदारी से काम करने लगे क्योंकि रानी की पकड़ बहुत मजबूत थी। राजा अनंतवर्धन ने महल में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। यह उत्सव सिर्फ विजय का जश्न नहीं था बल्कि एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। रानी विशाला ने मंच पर खड़े होकर सभी से कहा, हमारी आंखें भले न हों पर हमारा दिल हर मुश्किल से लड़ सकता है। यह राज्य हम सबका है और इसे हम सब मिलकर सुरक्षित रखेंगे। लोगों ने तालियां बजाईं और जयकारे लगाए। रानी की बहादुरी और उनके अदम्य विश्वास ने हर किसी के दिल को छू लिया था। लेकिन रानी जानती थी कि शांति को बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। राज्य में सुधारों को जारी रखना होगा और हर व्यक्ति को समान अधिकार देने होंगे। राजा ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व आंखों से नहीं हृदय से होता है। रानी ने खुशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और यह हृदय हमेशा इस राज्य और इसके लोगों के लिए धड़कता रहेगा। इस तरह बिना आंखों वाली रानी ने अपनी सूझबूझ और प्यार से न केवल राज्य को बचाया बल्कि उसे खुशहाल और समृद्ध भी बनाया। शांति और समृद्धि के दिनों के बीच महल के बाहर एक नया खतरा मंडराने लगा। एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य के सेनापति विक्रमादित्य ने रानी की कमजोरी को उनके बिना आंखों के रूप में देखा और हमला करने की साजिश रची। वह सोचता था कि रानी की अंधता उनके लिए कमजोरी साबित होगी। रानी ने यह खबर जैसे ही सुनी, तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। उन्होंने कहा, हमारी आंखें नहीं हैं, पर हमारी आत्मा और हिम्मत अडिग है। विक्रमादित्य को दिखाना होगा कि हमारी ताकत केवल शरीर में नहीं बल्कि हमारे मन में है। रानी ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और रणनीति बनाई। उन्होंने अपने जासूसों को पड़ोसी राज्य में भेजा ताकि उनके कदमों की पूरी जानकारी मिल सके। रानी के बिना आंखों के होने के कारण वह पूरी तरह से अपने दूसरे इंद्रियों पर निर्भर थी। वह आवाजों, गंध और हवाओं से पूरे युद्ध क्षेत्र का आकलन कर पाती थी। उनकी सूझबूझ ने उन्हें एक बेहतर रणनीतिकार बना दिया था। जब विक्रमादित्य की सेना महल की ओर बढ़ी तो रानी की योजनाओं ने उन्हें धोखा दिया। उनकी सेना ने घात लगाकर दुश्मन को हराया बिना ज्यादा खून खराबे के। विक्रमादित्य को हार स्वीकार करनी पड़ी और शांति की शपथ लेनी पड़ी। राज्य में फिर से एक बार अमन चैन कायम हुआ। रानी ने फिर से साबित किया
कि आंखों की कमी कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि दिल की ताकत और विश्वास की मिसाल होती है। युद्ध की विजय के बाद भी रानी विशाला के दिल में कई सवाल उठते रहे। उनकी आंखें भले बंद थीं, पर उनके मन के दरवाजे कई बार अकेलेपन से टूटने लगते थे। रानी को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अंधापन, का एहसास अक्सर होता जब वे अकेले अपने कमरे में होती। रानी का दिल चाहता था कि कोई उन्हें ऐसे स्वीकार करे जैसे वे हैं, बिना किसी भय या संदेह के। राजा अनंतवर्धन उनकी सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन रानी चाहती थी कि वे सिर्फ उनके राजा नहीं, बल्कि उनके साथी बने। एक दिन रानी ने राजा से अपनी भावनाओं को साझा किया। राजा, मेरा शरीर भले अंधा हो, पर मेरी आत्मा रोशनी की तलाश में है। मैं चाहती हूं कि मेरे साथ सिर्फ एक रानी के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी देखा जाऊं। राजा ने उनके हाथ थामे और कहा, विशाला, तुम मेरे लिए सिर्फ रानी नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की साथी हो। तुम्हारी हिम्मत, दया और प्रेम ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। हम हर दिन एक साथ उस रोशनी की ओर बढ़ेंगे। उनकी बातों ने रानी के मन को शांति दी। उनके अंदर एक नया विश्वास और शक्ति जागृत हुई। यह शक्ति केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपने आप के लिए भी थी। रानी ने महसूस किया कि असली विजेता वह होता है जो अपने अंदर के डर को पहचान कर उसे जीत लेता है। और अब बिना आंखों वाली रानी विशाला न केवल अपने राज्य की शासक थीं, बल्कि अपनी आत्मा की भी महारानी थीं। रानी विशाला के दिल में एक उम्मीद की किरण जगी थी, लेकिन उनकी आंखें फिर भी अंधी थीं। राजा अनंतवर्धन ने कई विद्वानों और ऋषियों को बुलाया, जिन्होंने रानी के लिए उपचार खोजने की कोशिश की, पर कोई भी तरीका कारगर नहीं हुआ। एक दिन महल में एक वृद्ध साधु आया। उसके चेहरे पर शांति और अनुभूति की चमक थी। उसने रानी से कहा, हे राजमाता, तुम्हारा दिल इतनी दया और साहस से भरा है कि मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। एक ऐसा अवसर जो शायद तुम्हारी आंखें लौटाए, पर इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। रानी ने बिना हिचक के कहा, मैं उस परीक्षा के लिए तैयार हूं। मेरी आंखें लौटना चाहती हैं, ताकि मैं अपने लोगों को और बेहतर देख सकूं। साधु ने कहा, तुम्हें एक पवित्र झरने के पास जाना होगा, जो केवल पूर्णिमा की रात को ही जलता है। वहां जाकर तुम्हें अपने दिल की सारी निष्ठा और सच्चाई झरने में समर्पित करनी होगी। राजा और रानी ने पूर्णिमा की रात की प्रतीक्षा की। रानी विशाला चुपचाप झरने के पास पहुंची, जहां चांद की धूप में पानी चमक रहा था। उसने अपने दिल से कहा, हे परमात्मा, मेरी आंखें मेरी जनता के लिए, उनके सुख दुख को देखने के लिए लौटाओ। मैं अपने कर्तव्यों में सच्ची हूं। झरने का पानी अचानक चमक उठा और एक चमकीली रोशनी ने रानी को घेर लिया। जब रोशनी छठी, तो सबने देखा कि रानी की आंखों में चमक वापस आ गई थी। उसने अपनी नई मिली दृष्टि से आसपास के पेड़, फूल और चांद को देखा और आंसू बहा दिए, खुशी के आंसू। राजा ने हर्षित होकर कहा, विशाला, तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास ने यह चमत्कार संभव किया। अब तुम न केवल दिल से, बल्कि आंखों से भी इस राज्य की रानी हो। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आंखें मेरी नहीं, यह तो मेरे लोगों की हैं, जिनके लिए मैं जीती हूं। रानी विशाला की आंखें लौट आईं, लेकिन उनके दिल में पहले जैसी दया, साहस और नेतृत्व की भावना ज्यों की त्यों थी। अब वे अपने राज्य को न केवल महसूस कर सकती थीं, बल्कि अपनी नई दृष्टि से उसे और भी बेहतर बना सकती थीं। राजा अनंतवर्धन और पूरा राज्य जश्न में डूब गया। लोगों ने उनकी बहादुरी और विश्वास की कहानी हर ओर सुनाई। रानी ने अपने सभी वादों को पूरा किया, जल संकट खत्म किया, शिक्षा और समानता को बढ़ावा दिया और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि रानी ने सिखाया कि असली दृष्टि आंखों से नहीं, बल्कि दिल से होती है। उनका राज्य खुशहाल और शांतिपूर्ण बना, जहां हर कोई सम्मान और प्रेम के साथ रहता था। रानी विशाला ने कहा, यह मेरी आंखें नहीं, बल्कि मेरे कर्म और मेरा प्यार हैं, जो मुझे सच्चा नेतृत्व बनाते हैं। हम सब मिलकर इस राज्य को स्वर्ग बनाएंगे। इस तरह बिना आंखों वाली रानी की कहानी एक प्रेरणा बन गई। एक ऐसी प्रेरणा जो बताती है कि चाहे कितनी भी अंधकार हो, उम्मीद की किरण हमेशा चमकती रहती है।